जैसा कि बच्चों कल मैंने आपको कक्षा 9 का अध्याय 9 पढ़ने के लिए कहा था, जो कि आपके इस पाठ 1 जो कि हम आज कक्षा 12 का पहला पाठ शुरू करने वाले हैं, उसके पूर्व ज्ञान के रूप में आपके साथ काम करेगा। ठीक है। कक्षा 12 की जो अगर हम यूनिट देखें, इकाई देखें, इकाई पहली जो है हमारी वो जनन है। ठीक है। उसमें हमारे चैप्टर 4 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है जीवों में जनन, जिसमें हम सारा जीवों में रिप्रोडक्शन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। दूसरा पार्ट है हमारा पुष्पी पौधे, पुष्पी पौधों का लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन। तीसरा है हमारा मानव जनन, जो कि एक और लैंगिक जनन का उदाहरण है। 4 जनन स्वास्थ्य। चौथा जो चैप्टर है हमारा वो है जनन स्वास्थ्य। अब आज जो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जीवों में जनन। जीवों में जनन को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक कहते हैं ना स्टार्टिंग पॉइंट मैं आपको बताने वाली हूं कि एक जीवन जो है उसकी जो जीवन इकाई है, या कह सकते हैं जीवन अवधि, जिसे हम लाइफ स्पैन भी कहते हैं, उसको हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जीवन अवधि, या मैं ये कहूं कि जीवन में जनन को अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें जीवन अवधि को पढ़ना सबसे पहले पड़ेगा, जिसे हम लाइफ स्पैन कहते हैं, जो कि बर्थ से किसी भी जीव या प्राणी के जन्म से शुरू होकर मृत्यु तक, यानी डेथ तक का काल जो है आपका जीवन अवधि कहलाता है। ये बहुत सारे फेजेस से जुड़ा होता है। जो इंसान या प्राणी या पौधा जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, प्राकृतिक मृत्यु की अगर हम बात करें, और वो इस दौरान बहुत सारे फेजेस से होकर गुजरता है। अगर हम उन फेजेस को पढ़ें तो उन फेजेस को हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी प्राणी या किसी भी पौधे ने जन्म लिया, जिसे हमने सीधे कह दिया स्टार्टिंग बर्थ से हुई, फिर वो किशोर प्रावस्था से होकर गुजरा। अगर हम प्राणियों की बात करें तो किशोर प्रावस्था यानी हम जुवेनाइल फेज कह सकते हैं इसे। एनिमल्स में यानी प्राणियों में हम इसे किशोर प्रावस्था कहते हैं। अगर हम पौधों की बात करें, पौधों में इसे कायिक प्रावस्था कहते हैं। कायिक प्रावस्था यानी वेजिटेटिव फेज, वेजिटेटिव फेज। ठीक है, वेजिटेटिव फेज ये किस में है? पौधों में। उसके बाद की फेज, जब ये किशोर अवस्था को कोई भी प्राणी या पौधा अटेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, उसके बाद की जो अवस्था आती है वो है जनन, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के बाद की स्टेज आती है हमारी एजिंग। एजिंग कह सकते हैं, या उम्र दराज होना, या सेनेसेंस कह सकते हैं, सेनेसेंस, और हिंदी में हम उसे कहते हैं जीर्णमान प्रावस्था। जीर्णमान प्रावस्था यानी एक तरह से बुढ़ापा। और उसके बाद अंतिम स्टेज हमारी आती है मृत्यु यानी डेथ। इन फेजेस को पार करके पूरी जीवन अवधि हमारी बनती है।
ये सभी प्राणियों में बहुत अलग अलग होती है। किसी की ज्यादा है, किसी की कम है, किसी की 1 साल है, किसी की 200-400 साल भी है। इसमें मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताना चाहूंगी। जैसे शॉर्टेस्ट अगर लाइफ स्पैन की बात करें, सबसे छोटी अवधि जीने वाला जीव की अगर हम बात करें तो वो मे फ्लाई है। मे फ्लाई। अचंभे की बात यह है कि ये केवल 24 घंटे जीवित रहता है, यानी वी कैन से एक दिन, 1 day ओनली। ठीक है, एक ही दिन में ये पैदा भी होगा, अपनी पूरी इन फेजेस को जिएगा भी और मर भी जाएगा। और हम अगर सबसे बड़ी अवधि वाले जीव की बात करें तो उसमें हम कछुए के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा। कछुआ बहुत जीता है, कम से कम उसकी 300 से 400 साल तक की उम्र पाई जाती है। इसी तरीके से अगर हम पौधों में देखें तो आपने देखा होगा कि पौधों में बरगद का पेड़ जो है हजारों साल पुराने भी आपको मिल जाएंगे। तो कम से कम 1000 साल तक के उम्र उनकी हो सकती है। ठीक है, अब आती है, जब हमने पूरे जीवन अवधि के बारे में पढ़ लिया, अब हमें जो मेन चीज थी हमारी कि जीवों में जनन कितने प्रकार का होता है। जीवों में जनन 2 प्रकार का होता है मेनली। अलैंगिक जनन, जो कि आपने क्लास 9th का जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ने के लिए दिया था उसमें भी आपने पढ़ा होगा, और अलैंगिक जनन जिसे हम हिंदी में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में, और इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें केवल एक पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, ओनली 1 पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, और इसमें 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व कह सकते हैं। अगर लोअर एनिमल्स की हम बात करें तो 2 स्ट्रेन प्लस और माइनस इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, इसमें निषेचन की क्रिया नहीं पाई जाती। जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, जाहिर सी बात है उनमें कोई जो मेल और फीमेल वर्जन है वो नहीं होगा, तो निषेचन की जो प्रक्रिया है वो नहीं होगी। लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया का बहुत बड़ा महत्व है, हम अब तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, इसकी वेरिएबिलिटी के जो हमारे हायर ऑर्गेनिज्म में जितनी भी वेरिएबिलिटी है वो इसी निषेचन के कारण है, निषेचन की क्रिया होती है। अब अगर हम विभाजन की बात करें तो इसमें समसूत्री विभाजन पाया जाता है। समसूत्री विभाजन पाया जाता है। इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन अपनी अपनी स्टेजेस में पाए जाते हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन दोनों पाए जाते हैं। और यही कारण है कि इनसे पैदा होने वाली स्पीशीज, यानी लैंगिक जनन से पैदा होने वाली स्पीशीज जो हैं उनमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी या कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा भिन्नता पाई जाती है, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और क्योंकि ये समसूत्री विभाजन से बनते हैं अलैंगिक जनन, तो ये बिल्कुल सेम होते हैं पेरेंट्स की तरह। जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही
इसका। और हम कह सकते हैं कि वो क्लोन होते हैं, पेरेंट्स के क्लोन होते हैं। उनमें कोई भी जेनेटिक या कह सकते हैं जीन लेवल पर कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। अब कल हम इस अलैंगिक जनन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इतने आप इसको रिवीजन करिए, इसके नोट्स बनाइए, और इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।